हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ओके, लाइफ साइंस चैप्टर 5 या फिर यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर है ये आज पार्ट 1 है। इसके बाद एक और क्लास होगा इस चैप्टर के ऊपर और कंप्लीट हो जाएगा हमारा ये चैप्टर। ओके, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? इसमें हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से प्रिजर्व करेंगे, एज वेल एज कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी पे नुकसान पहुंच रहा है। इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, जानेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का वो ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस एक्चुअल में है क्या। लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंस हम लोग समझे, हम लोग ये समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या है, कि एक्चुअल में जो बायोडाइवर्सिटी है उसका मतलब क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग ये समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए बायोडाइवर्सिटी हम लोग किसको कहते हैं? हमारे जो अर्थ पे जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, या फिर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटे बड़े से बड़े जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सारे को मिला दें तो मिलाकर जो है वो बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। बस, यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है उन सबको अगर कंबाइन कर दें तो कंबाइन करके हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी का, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है फूड प्रोडक्शन, यानी कि ये बायोडाइवर्सिटी होने के कारण, अलग अलग वैरायटीज ऑफ एनिमल्स, अलग अलग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स वगैरह होने के कारण जो है वो हमें यानी ह्यूमन बींग्स को फूड वगैरह आराम से मिल पा रहा है। अगर आप अच्छे से आंख बंद करके सोचे तो जितना कुछ भी आप खा रहे हो या तो वो प्लांट से रिलेटेड है या तो एनिमल से रिलेटेड है। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन ऑफ फूड में। दूसरा चीज़ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनको एक मेडिसिन की तरह यूज़ किया जा सकता है, और बायोडाइवर्सिटी का यही फ़ायदा है कि हमें अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स मिल जाते हैं जिनसे अलग अलग डिजीज़, अलग अलग बीमारी जो है वो ठीक किया जा सकता है। तो हमें मेडिसिन्स वगैरह बनाने में भी हेल्प मिलता है, एज वेल एज इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाने में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है बायोडाइवर्सिटी। यानी कि मान लेते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं हम लोग कि डियर रहता, यानी अगर सिर्फ और सिर्फ हिरन ना रहता, ठीक है, हिरन समझ रहे हो ना आप, जिसको शेर जो है वो शिकार करके खाता है, और अगर लायन नहीं रहता तो यहाँ पे क्या होता कि हिरन जो है ये किसी और चीज़ को खा रहा है, घास वगैरह जो भी है खा रहा है, और खाकर एक हिरन से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25, 30 हिरन जो है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर लायन भी अवेलेबल है हमारे इस अर्थ पे तो वो क्या करेगा, वो डियर को खाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि एक फूड चेन बनेगा और बायोडाइवर्सिटी में जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो मेंटेन होगा। ओके, साथ ही साथ क्लाइमेट भी कंट्रोल करने में बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। उसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी के कारण जो है वो अलग अलग तरीके के प्लांट और एनिमल होने के कारण हमें जो है वो प्लांट, अगर आप देखें तो प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे अलग अलग फर्नीचर्स बना सकते हैं, और भी वुड का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया जा सकता है जो कि इकोनॉमिकली हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एज वेल एज एनिमल प्रोडक्ट भी बहुत सारा है, जैसे कि मिल्क से रिलेटेड बहुत चीज़ बन सकता है, और मिल्क को भी हम लोग एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। तो ये भी आप देख रहे हो कि किस तरीके से इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर देखें तो इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट एंड कल्चर, यानी कि आर्ट उट बनाने के लिए हमारे इस नेचर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि नेचर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा आपको तगड़ा तगड़ा सीन्स देखने को मिलेगा। जैसे कि आप हिमालय चले जाओ, या फिर सिंपल एग्जांपल दो, आप दार्जिलिंग चले जाओ तो बहुत ही अच्छा आपको सीनरी देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि क्रिएटिव माइंड जो है ना ह्यूमन का, वो एक्टिव होता है और उससे बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हो गया, म्यूज़िक हो गया, पेंट्स वगैरह हो गया, ये सब किया जा सकता है। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी का। ध्यान रहे कि आज की क्लास में इस चैप्टर में जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सब आपको पता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उन सबको पॉइंट में आपको समझना ताकि आप आराम से एग्जाम में लिख पाओ, वो काम हम लोग करने वाले हैं। आपको भी ये पता है कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपका प्रोडक्शन ऑफ फूड में इंपॉर्टेंस है, मेडिसिन वगैरह में, और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को एक बार वापस से एक जगह पे लिख देना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ताकि हमें याद रहे सारा कुछ। नाउ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्चुअल में क्या है। तो देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो एरिया को कहते हैं जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल ऑफ स्पेसीज का डाइवर्सिटी है, यानी कि वहाँ पे एक
स्पेसिफिक एरिया में ढेरों अलग अलग तरीके के एनिमल्स, ढेरों अलग अलग तरीके के प्लांट्स के स्पेसीज, वैरायटीज़ वहाँ पे रह रहे हैं, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि एक्सटिंक्शन में आ चुके हैं, यानी कि वो अब खत्म होने के कगार पे आए हुए हैं। उस स्पेसिफिक एरिया को, उस स्पेसिफिक जगह को हम लोग बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। ओके, ऐसा 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपको इंडिया में मिलेगा। एक है द ईस्टर्न हिमालय, यानी ये जो ईस्टर्न हिमालय वाला रीजन है वहाँ पे, उसके बाद है इंडो बर्मा वाला रीजन, उसके बाद है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट आप समझ रहे हो, ये अगर इंडिया का मैप है तो यहाँ पे जो आपका एरिया है वो है आपका वेस्टर्न घाट। ओके, और सुंदरलैंड। यहाँ पे आपको करना क्या है कि बुक ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में आप देखोगे कि सारे के सारे इसमें आपका कुछ एक एनिमल का एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, 1-2 एनिमल का एग्जाम्पल दिया हुआ होगा। आपको क्या करना है, उस एनिमल का नाम आपको याद रखना है कि अगर ईस्टर्न हिमालय है तो ईस्टर्न हिमालय में ऐसा कौन सा एनिमल है जो कि रह रहा है, और कौन सा एनिमल है जो कि खत्म होने के कगार पे है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के लिए दूं तो ईस्टर्न हिमालय में जो एनिमल रह रहा है उसमें आएगा वाइल्ड डॉग्स आ जाएगा, वन हॉर्न राइनासोरस आ जाएगा। इस तरीके से आपको चारों में याद करना है। ओके, नेक्स्ट है आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पॉइंट है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट ड्यू टू चेंज इन लैंड यूज पैटर्न। तो लैंड यानी ज़मीन को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो हम लोगों ने चेंज कर दिया है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जगह जो है वो कम पड़ जा रहा है रहने के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस जगह को डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं जिस जगह पे एनिमल्स को रहना चाहिए, अदर एनिमल्स को जंगल में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको भी क्या कर रहे हैं, वहाँ से भगा दे रहे हैं। वहाँ पे जो लैंड में जो जितना भी प्लांट, ट्री वगैरह सबको काट दे रहे हैं। इस तरीके से हम लोग हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बाद देखें तो हंटिंग एंड पोचिंग यानी कि शिकार करना, एज वेल एज इलीगल तरीके से एनिमल्स को मार कर उनका पार्ट वगैरह को बेचना, ये सारा चीज़ के कारण भी क्या हो रहा है, हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी कुछ ऐसा चीज़ जिसको हम लोग बहुत हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा कि क्योंकि हम लोग इस्तेमाल करें, अगर लिमिट में उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर पाएगा, और जब हम लोगों को फ्यूचर जनरेशन में भी वो चीज़ अवेलेबल रहेगा। लेकिन किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही अगर हम लोग इस्तेमाल करने लगेंगे तो क्या होगा, वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म होता चला जाएगा। उसके बाद है आपका नेचुरल क्लाइमेटी, जैसे कि वोल्केनो हो गया, सुनामी हो गया और अर्थक्वेक आ गया। ये सारे चीज़ों के कारण भी बहुत सारा, वाइल्ड फायर हो गया, ये सारी चीज़ों के कारण भी बहुत कुछ बर्बाद हो जाता है, पूरा का पूरा एक जंगल साफ हो जाता है। ओके, उसके बाद है पोल्यूशन। बढ़ते पोल्यूशन के कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अगर आप देखें एयर पोल्यूशन के कारण एसिड रेन होगा, जिससे वाटर के जो एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद है आपका ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पे क्या होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे कि अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जाएगा इसी तरीके से, तो आप देख ही रहे हो कि जो बड़ा बड़ा आइस कैप है, यानी कि बड़ा बड़ा जो आइस का टुकड़ा है वो पिघल कर अब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि आपका सॉलिड फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर कहाँ आ रहा है, वो चीज़ आपका ओशियन में चला आ रहा है। ठीक है, ओशियन में आ रहा है, सीज में आ रहा है। अब ये ओशन सीज में आने के कारण क्या होगा कि जो आपका लोअर लैंड है, यानी ऐसा ज़मीन जो कि सी लेवल से ज़्यादा ऊपर नहीं है, वो चीज़ सबमर्ज हो जाएगा, डूब जाएगा। उसमें आपका सबसे ज़्यादा जो डेंजर है जिसके लिए, वो है डेल्टा। तो डेल्टा जो है वो आपका रहता ही है पानी के आसपास, तो अगर पानी का लेवल बढ़ गया तो वो डेल्टा पूरी तरीके से पानी में ही चला जाएगा, और वो जो डेल्टा जाएगा उसके साथ साथ उस डेल्टा पे रहने वाले जितने भी स्पेसीज है वो सारे भी पानी में डूबकर मर जाएंगे। तो आप देख रहे हो कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। 7th पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज। कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, कुछ चीज़ों के लिए बाहर से, यानी हमारे वो इन्वायरमेंट, हमारे वो इन्वायरमेंट का चीज़ नहीं है, कहीं पे और वो चीज़ था। एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब मान लो कि कोई एक ऐसा प्लांट मान लेते, ठीक है, कि कोई एक ऐसा प्लांट है जो कि हमारे देश में नहीं होता था, किसी और देश में वो प्लांट होता था, लेकिन कुछ कारण से, कुछ जरूरी कारण से क्या करना पड़ा, उस प्लांट को वहां से लाकर अपने कंट्री में क्या करना पड़ा, उगाना पड़ा, और उस चीज को, उस प्लांट को उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना पड़ा हमें। लेकिन रिजल्ट ये आया कि वो इतना ज़्यादा फैल गया कि जो हमारे
कल्चर का, हमारे क्लाइमेट का जो प्लांट था और जो भी स्पेसीज था उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चीज नहीं मिल पा रहा है, किसके कारण, ये एक्सोटिक स्पेसीज के कारण। तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो ये वो 7 पॉइंट है जिसमें से आपको अगर 5 भी अच्छे से पता रहा, याद रहा, और उसको आप जिस तरीके से, सिर्फ पॉइंट नहीं लिखना है, उसको आपको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो मैंने जो एक्सप्लेन किया है उसी को आपको अपने वर्ड में लिखना पड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द सुंदरबंस। सुंदरबन में क्या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको समझना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सुंदरबन के बारे में समझते हैं। तो सुंदरबन जो है वो बेसिकली आपका इंडिया में 40% ये चीज है, सुंदरबन 40% इंडिया में है, प्लस 60% जो है वो सुंदरबन का एरिया कहाँ है, बांग्लादेश में, ठीक है। तो सुंदरबन का 40% एरिया हमारे कंट्री में है, 40% एरिया हमारे कंट्री में हो गया, तो 60% कहाँ है, बांग्लादेश में है। ये लार्जेस्ट, सुंदरबन जो है वो लार्जेस्ट मैंग्रोव वेटलैंड इकोसिस्टम है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। ओके, ये चीज ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो है वो सुंदरबन को यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोला गया है, ये भी ध्यान रखना है। एज वेल एज सुंदरबन में लार्जेस्ट रॉयल बंगाल टाइगर का रिजर्व है। इसके अलावा भी ढेरों सारा अलग प्लांट का स्पेसीज, एनिमल का स्पेसीज सुंदरबन में है। तो आप देख रहे हो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जगह बन जा रहा है बायोडाइवर्सिटी के लिए। लेकिन इसका जो है वो क्या क्या इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम इसको झेलना पड़ रहा है जिसके कारण ये खतरे में है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। याद रहे कि जो चीज़ मैंने यहाँ पढ़ाया है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में, मोस्ट ऑफ द पॉइंट यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। जैसे पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो अर्बनाइजेशन के कारण यानी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, रूरल एरियाज से ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्बन एरिया में आ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका मैंग्रोव्स को यानी फॉरेस्ट को क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ओके, दूसरा है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर का लैंड कम पड़ने के कारण, आपका पॉपुलेशन बढ़ चुका है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खाना भी चाहिए, जिसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका एग्रीकल्चरल लैंड भी चाहिए। उसके लिए क्या किया जा रहा है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करके क्या कर दिया जा रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। ओके, तो ये भी इसके कारण क्या हो रहा है, फॉरेस्ट जो है वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है और स्पेसीज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। फ्रेश वाटर क्राइसिस हो रहा है सुंदरबन में, फ्रेश वाटर जो है वो सही तरीके से सफिशिएंट अमाउंट में नहीं पहुंच पा रहा है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, यानी कि वही जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट के अंदर वही यहाँ पे भी होगा। पोल्यूशन बहुत बड़ा कारण है। सबमर्जेंस ऑफ आइलैंड ड्यू टू राइजिंग सी लेवल, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है वो आइसबर्ग्स जो है वो बड़े बड़े आइस का टुकड़ा जो है वो पिघलता जा रहा है, पिघल कर क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर में यानी कि रिवर सी वाटर में मिल जा रहा है, जिसके कारण वाटर का लेवल बढ़ रहा है। वाटर का लेवल बढ़ने से जो आपका आइलैंड्स है, डेल्टाज है, वो सारा क्या हो रहा है, सबमर्ज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लाइमेटिक फैक्टर्स। बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स है, कभी आपका बहुत ज़्यादा तूफान आ गया तो उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, और भी बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो है वो कोई भी जगह, सुंदरबन हो या कोई भी जगह हो, वो खतरे में आ सकता है। ओके, और सेम कारण आपका जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है सुंदरबन में, वो ये 7 है। ओके, इसके अलावा भी आप अपने दिमाग से अगर सोचकर कुछ बना सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इनमें से एटलीस्ट अगेन बोलूंगा 5 आपको दिमाग में अच्छे से रखना है, जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाओ। सिर्फ पॉइंट नहीं बल्कि पॉइंट के अंदर भी आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ये था आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पहला पार्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आया हो वीडियो। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का पार्ट 2 और इसके साथ जो है वो लाइफ साइंस कंप्लीटली हमारा कंप्लीट सिलेबस कॉन्सेप्ट एरा पे अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको क्लासेस पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो आप सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एज वेल एज अपने दोस्तों तक चैनल के लिंक को शेयर कर सकते हो, चैनल के बारे में बता सकते हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो चैनल से बेनिफिट उठा पाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।